हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है रूपेक्स क्लासेस के नए वीडियो में। पता है कि जैसे जैसे क्लास 10 का एग्ज़ाम 12th का एग्ज़ाम नज़दीक आते जा रहा है, वैसे वैसे जो है बच्चों के साथ साथ टीचर्स का भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जा रही है। उन लोग को नए नए आइडियाज़ दें और उनको हर एक तरह से तैयारी करवाएं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आज जो है केमिस्ट्री का आज 100 क्वेश्चंस को जो है मैं प्रैक्टिस करवाएंगे, है ना। 100 क्वेश्चंस को हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे और पूरी तरह से हम इसको बहुत अच्छे से समझाएंगे और 100 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। तो चलिए बिना देर किए हम लोग जो है इस सीरीज को इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, चलिए आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, यानी CaCO3 जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है। चलिए इसको अरेंज कर लेते हैं ठीक से। ओके, देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है आपका कैल्शियम कार्बोनेट अभी टूट रहा है, दो भाग में बट रहा है, किस प्रकार की अभिक्रिया? आपका है विस्थापन, उदासीनीकरण, अपघटन की द्विविस्थापन। तो जब भी कोई एक वस्तु दो भाग में टूटता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अपघटन या फिर बोलते हैं इसको वियोजन। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम ए बी ऐसा रहेगा और टूट करके A+B इस तरह के बनाएगा तो इसको हम लोग हमेशा जो है विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाएंगे, यानी विस्थापन बोल रहे हैं, वियोजन, है ना। तो वियोजन बोलिए या फिर इसको अपघटन बोलिए, दोनों एक ही है। तो अपघटन या वियोजन एक ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो समझ में आ गया होगा ना, अपघटन हमारा आंसर हो जाएगा। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है पदार्थ है ना, यहाँ पे जो भाग ले रहा है यहाँ पे ये, इसको हम लोग जो है अभिकारक कहते हैं, है ना। इस बात का ध्यान रखेंगे। और जो बनकर तैयार हुआ उसको हम लोग प्रतिफल के नाम से जानते हैं। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उसको प्रतिफल के नाम से जाना जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का क्या है? तो रासायनिक समीकरण जो होता है अभिक्रिया का एक सांकेतिक नहीं, संक्षिप्त नहीं है, सांकेतिक रूप है आपका, है ना। ये रासायनिक समीकरण जो होता है आपका रासायनिक अभिक्रिया का एक सांकेतिक रूप है। निम्न में से कौन सी अभिक्रियाओं का युग में हमेशा साथ साथ होती है? चौथा क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रियाओं का योग जो है हमेशा साथ साथ होगा? तो ध्यान दीजिएगा, देखिए ये आपका जो है, अगर हम अभिक्रिया की बात करें तो आपका जो डायरेक्ट आंसर की बात करें तो आपका अवक्षेपण और द्विविस्थापन ये जो अभिक्रिया है ये हमेशा साथ साथ होती है। अवक्षेपण और द्विविस्थापन ये हमेशा साथ होती है। अगर आपको अवक्षेपण और द्विविस्थापन के बारे में जानना है डिटेल से तो पीछे के वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा उसको। तो ये हमारा अवक्षेपण और विस्थापन जो अभिक्रिया है वो दोनों साथ साथ होती है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्वसन कौन सी अभिक्रिया है? तो श्वसन में क्या होता है, बेसिकली आपका ग्लूकोज जो है C6H12O6 जो आपका ग्लूकोज है ये आपका जो है CO2 प्लस H2O और प्लस ATP के एनर्जी के रूप में छूटता है। तो इससे श्वसन में क्या होता है, बेसिकली ये जो है ना आपका O2 ऑक्सीजन, ये दोनों रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के बाद ये देते हैं। तो चूंकि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, योग हो रहा है ना, तो ऑक्सीजन के योग को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण बोलते हैं। तो ये जो अभिक्रिया आपका हो जाएगा श्वसन कैसी अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पांचवा देख सकते हैं आप लोग, श्वसन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। चूना पत्थर को गर्म करने पर इतना और ये गैस बनने की प्रक्रिया कौन सी है? तो अपघटन है। जस्ट पहले क्वेश्चन की तरफ है ना, वही क्वेश्चन है, आपको ये पूछा हुआ था, आप अपघटन बोल दीजिएगा।
सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन तैयार करते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो ये आपका जो है प्रकाशिक अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें हम लोग प्रकाश का उपयोग कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट के घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ हो जाता है। इस कौन सी अभिक्रिया है? तो अवक्षेपण। आपको जैसे ही बोल दे कि दही जैसा पदार्थ ये जम गया तो ये अवक्षेपण, और इस दही जैसे पदार्थ को अवक्षेप बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा? बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये जो 9 क्वेश्चन नंबर है, 9 क्वेश्चन है और ये 10 हमारा है। तो 9 क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में कौन सा संतुलित समीकरण है? तो इधर हाइड्रोजन 2 ठो है, क्लोरीन 2 ठो है, लेकिन हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों एक एक है यहाँ, इधर ये संतुलित नहीं है। हाइड्रोजन 2 ठो है, क्लोरीन 2 ठो है, लेकिन 2 ठो हाइड्रोजन 2 ठो क्लोरीन है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बस यही आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं। नहीं, कौन से संतुलित समीकरण असंतुलित है? तो FeCl2, तो यही फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें लोहा 1 है, क्लोरीन 2 ठो है, लेकिन क्लोरीन इधर क्या 3 ठो है, तो ये असंतुलित फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन से विक्रिया का लक्षण नहीं है? रंग परिवर्तन, गैस का निकलना, अवक्षेप का बनना, अभिकारों का तापक्रम स्थिर रहना। ध्यान दीजिएगा, अगर रंग चेंज हो रहा है इसका मतलब ये रिएक्शन है, होगा। गैस निकल रहे हैं तो इसका मतलब रिएक्शन हो रहा है। अवक्षेप बन रहा है, ये भी रिएक्शन है। ये सारा रिएक्शन है, क्योंकि जैसे देखिए आप लोग समझा रहे हैं, जैसे कि यह CaSO4 है, इसके जलीय जो विलयन रहेगा, सॉरी CuSO4 है, इसके 5H2O ना, इसका जो कलर है वो होता है ब्लू, है ना। तो इसमें जब हम लोग जो है आयरन को मिलाते हैं तो ये चेंज हो जाता है FeSO4 प्लस Cu में। FeSO4 बनने के कारण अभिक्रिया का रंग चेंज हो जाता है। इसका होता है ब्लू, लेकिन इसका कलर हो जाता है लाल में परिवर्तित हो जाता है। इसी कारण से कहेंगे कि ये अभिक्रिया हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा कलर परिवर्तन, यानी कि आपका रिएक्शन ये है। चलिए, तो उसी तरह से आपके गैसों का निकलना जो है, जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर जिंक को जो है H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करें तो आपका ZnSO4 प्लस H2 गैस बन जाता है। तो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है ना, ये अभिक्रिया का लक्षण हो सकता है। और उसी तरह से अवक्षेप का बनना, तो अभी आपसे पढ़ा कि नमक घोल में अगर इसका डालेंगे तो दही जैसा पदार्थ बना रहता है, यानी अवक्षेपण बनता है, तो अवक्षेप बन जाता है, यानी कि अभिक्रिया का लक्षण है। लेकिन तापक्रम स्थिर रहेगा तो ये हम लोग नहीं कह सकते हैं कि कोई अभिक्रिया हुआ है ना, क्योंकि तापक्रम स्थिर रहने से ये अभिक्रिया नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तो आपका हमारा आंसर हो जाएगा क्या? अभिकारकों का तापक्रम स्थिर रहने के D आंसर हो जाएगा। निम्न अभिक्रिया किस प्रकार की है? इसमें क्या हो रहा है कि देखिए, ये जो आपका आयरन था, आयरन का ऑक्साइड था, इसमें एल्युमिनियम डाल रहे हैं, तो एल्युमिनियम क्या कर दे रहा है कि इसका स्थान, देखिए ये लोहा है, उसका स्थान एल्युमिनियम ले रहा है, और एल्युमिनियम का स्थान लोहा ले रहा है, यानी कि प्रतिस्थापित कर दे रहा है। ये जो आपका एल्युमिनियम है ना, ये एल्युमिनियम, ये आपके लोहे के जो विलयन ये था इसका ऑक्साइड, उसको प्रतिस्थापित कर दे रहा है, तो हमारा विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि ये हो जाएगा D नंबर। चलिए, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो दहन ऑक्सीकरण है, श्वसन ऑक्सीकरण है, भोजन का पचना भी ऑक्सीकरण है, हाँ, लेकिन अवक्षेपण अभिक्रिया जो है वो ऑक्सीकरण नहीं होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता? कौन है जो ऑक्सीकारक नहीं हो सकता? तो यहाँ पे आपका ये जो हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, ये ऑक्सीकारक नहीं हो सकता। कौन सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है? ये सिल्वर ब्रोमाइड है ना, सिल्वर ब्रोमाइड जो है सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है, याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऐसा समीकरण जिसमें तीर के दोनों और तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। NaOH और HCl के अभिक्रिया से NaCl और H2 बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? देखिए, आप लोग जो है पढ़े होंगे, है ना, आप लोग जो भर पेट पढ़े होंगे कि आपका जो NaOH है ये क्या है? क्षार है। क्या है? क्षार है। आपका जो HCl है ना, वो आपका अम्ल है,
और अम्ल और क्षार और अम्ल अभिक्रिया जब करेंगे तो क्या बना दे रहे हैं, तो ये बना दे रहे हैं बाबू आपका NaCl प्लस H2O। तो हम लोग पढ़े होंगे कि जब कोई क्षार और अम्ल या फिर अम्ल क्षार आपस में अभिक्रिया करता है तो अगर लवण और जल बनाता है तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, ये आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। तो ये देखिए उदासीनीकरण यानी कि बी हमारा आंसर हो जाता है। व्यक्ति गंतिका के लिए उत्तरदायी कारक कौन सी है, तेल या वसा का ऑक्सीकरण होना, यही आपका है तेल और वसा का ऑक्सीकरण। क्योंकि भोजन जो होता है ना उसमें अगर तेल और वसा सब रहेगा ना तो भोजन जल्दी खराब हो जाएगा, यानी विकृत गंधिता, उसका गंध खराब हो जाएगी, खराब गंध आने लगेंगे उसमें से। कौन संगमरमर है, तो कैल्शियम कार्बोनेट हमारा संगमरमर है। कौन अम्ल है, तो हमारा H2SO4 जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो हमारा अम्ल हो जाएगा। कौन निष्क्रिय गैस है, तो हमारा हीलियम जो है एक निष्क्रिय गैस का एग्जाम्पल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा जो लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, तो गैल्वेनीकरण यानी कि जस्तीकरण भी हम लोग बोलेंगे। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है, तो सिल्वर क्लोराइड का रंग हमेशा सफ़ेद होता है। निम्न में कौन एक दहन अभिक्रिया है, तो दहन का एक अभिक्रिया आपका हो जाएगा बर्निंग ऑफ पेट्रोल, है ना। मोमबत्ती का पिघलना नहीं हो सकता है क्योंकि मोमबत्ती पिघलेंगे तो वो ज्वाला उत्पन्न नहीं करता है, कंप्लीट रूप से नहीं जलता है, जल उबलता है तो फिर भी नहीं देता है ये सब, तो हमारा बर्निंग ऑफ पेट्रोल हो जाएगा। साग सब्जियों का बैक्टीरिया को कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ये ऊष्माक्षेपी है। क्योंकि साग सब्जी जब भी विघटित होते हैं तो वो अपने साथ ऊष्मा देते हैं, लेते नहीं हैं, ऊष्मा देते हैं, तो ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, चलिए हम आप लोगों को जो है अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, ये हमारा लेड नाइट्रेट हो गया। अब लेड नाइट्रेट जो हो गया ये, तो इस कैसे टूटेगा सर, कितना कितना में टूटेगा, ध्यान दीजिएगा। PbO जब हम लोग इसको हीट करेंगे ना तो PbONO2 प्लस O2 इतना चीज़ बनाएगा जो येलो होता है कलर में, पीला कलर में होता है आपका, ये भी गैस। तो देखते हैं कौन सा आंसर हम लोगों को मैच करता है। हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलिए देखते हैं। अब लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या क्या NO2 और O2, ओके यही लग रहा है, देखिए तो यहाँ थोड़े हैं, और मिल गया गुड। तो ये हमारा यही हो जाएगा NO2 और O2। तो ये देखिए हमारा NO2 और O2 है, तो ये आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या बोलेंगे, देखिए अगर जो कंबाइन करता है, दोनों जोड़ते हैं तो उसको सहसंयोजी बोलते हैं, है ना। और कार्बनिक में भी वही होता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, तो हमारा वैद्युत संयोजी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। हमारा वैद्युत संयोजी है, एक क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा अवक्षेपण अभिक्रिया के लिए किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया में ना हमेशा अविलेय जो घुलता नहीं है, अवक्षेपण में चूँकि कहना ही है इसका कि सर रिएक्शन करेंगे ना, तो रिएक्शन करने के बाद जो टेस्ट ट्यूब में मान लीजिए रिएक्शन हेल्ड टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, तो एक दही जैसा सब्सटेंस के रूप में नीचे वो आफ्टर रिएक्शन, है ना, रिएक्शन के बाद जो है ये रिएक्शन के बाद जो है आपका एसिड में ही, है ना, तो वो जो है ये नीचे जम जाएगा एक दही जैसा जो कि घुलता नहीं है, तो क्या है अविलेय पदार्थ है ना। तो ये अविलेय है, तो अविलेय हम लोगों को प्राप्त होता है। चलिए आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा अविलेय। निम्न में कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, देखिए रेडॉक्स पहले अभिक्रिया जान लेते हैं क्या। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में ना पढ़े होंगे कि रेडॉक्स अभिक्रिया में आपका ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों होता है ना। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होता हो उसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। तो अब देखते हैं किस में हो रहा है ऑक्सीकरण अवकरण दोनों। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग कैल्शियम इसको देखें तो यहाँ से यहाँ आने पर लग रहा है कि इसमें आपका जो है क्या हो जाता है,
चलिए आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, ये हमारा आंसर ये हो जाता है, बाकी सब में होगा नहीं ऐसे, ये हमारा आंसर हो जाता है। क्योंकि अगर यहाँ से हम लोग जो है 1 मिनट, यहाँ से देखो समझिएगा, यहाँ से अगर यहाँ आते हैं तो हाइड्रोजन ये 2 था, तो इधर क्या घट करके यहाँ पे इसके कंपाउंड में 1 आ गया, तो हम लोग यहाँ ऑक्सीकरण बोलेंगे। इधर ये बढ़ रहा है, हाइड्रोजन बढ़ जा रहा है, तो यहाँ अवकरण बोलेंगे। तो आई थिंक ये हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कौन दहन का पोषक है? तो दहन का पोषक आपका जो है, पोषक अगर बोलेगा तो O2 हो जाता है। पोषक मतलब जो दहन को बढ़ावा देते हैं, जलने में सहायक होते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था पहला चैप्टर का, 10वां जो था ना उसका पहला चैप्टर का था। अब आगे दूसरा चैप्टर का है, हमारा नाम है अम्ल क्षार और लवण। चलिए, अम्ल जल में देते हैं, क्या देते हैं? तो हाइड्रोजन आयन देते हैं कि नाइट्रोजन आयन देते हैं कि दोनों देते हैं कि इनमें से कोई नहीं देते हैं? चलिए देखते हैं, आप लोग खुद बता दीजिएगा क्या कि कौन सा देता है ये। चलिए, HCl को जानते हैं ना? HCl, हाँ सर जानते हैं HCl को। ये होता है हमारा अम्ल होता है, ये एसिड है ना, एसिड जिसको हम लोग अम्ल बोलते हैं। तो अम्ल जब ये टूटेगा ना सर, जलीय विलयन ले लिए इसका जल में, तो जैसे डालिएगा ना तो ये आपका H+ देगा और Cl- देगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, H2SO4। ठीक है, ये भी इसका अगर एक और सोल्यूशन लेंगे तो ये भी H+ ना आपका बनाएगा और SO4- इस तरह से भी बना देगा। एक और लेते हैं, चलिए HNO3 ले लेते हैं और ये भी इसका एक और सोल्यूशन लेते हैं। जैसे जल में डालते हैं टूटता है ये H+ प्लस NO2 के माइनस NO3 के माइनस। तो हम लोग एक बात ध्यान से देखिए, इसमें हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन तीनों में है, लेकिन ये चेंज हो रहा है, लेकिन ये सब चेंज नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब ये होगा सर, ये सब देखिए तो नहीं चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब हो गया कि आपका जो सभी एसिड्स होते हैं ना, सब में जल में टूट करके हाइड्रोजन आयन देते हैं। ये हाइड्रोजन आयन आपको मिल गया एसिड से। तो जल का जो अम्ल जो होते हैं जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देते हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन आयन, ये वाला। कौन हाइड्रोनियम आयन है? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जब जो हमारा वाटर होता है, सॉरी एसिड्स होते हैं, जो भी एसिड्स, तो ये टूटता है तो H+ और Cl- मैंने जैसे दे दिया। तो ये H+ जो हाइड्रोजन है ना, वो जल से, जो कि जल में जा रहा है ना, वो दोनों आपस में जुड़ करके और ये बना देते हैं H3O+। तो ये जो आपका H3O+ है ना, इसी को जो हम लोग जो है हाइड्रोनियम आयन के नाम से जानते हैं। तो ये आपका हाइड्रोनियम आयन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो आपका हाइड्रोनियम आयन क्या है? H3O+। ये आपका हाइड्रोनियम आयन ये वाला है, ये नहीं है। H2O+ में गलती हो जाएगा, H3O+ है। कौन प्रबल अम्ल है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl, HNO3। देखिए तीनों के तीनों आपका प्रबल अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, तीनों के तीनों प्रबल अम्ल की श्रेणी में आता है। चलिएगा नेक्स्ट, अब हमारा क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है, धातु के ऑक्साइड होते हैं, तो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं, याद कीजिएगा। अगर अधातु के ऑक्साइड बोलेगा तो वो अम्लीय होता है, बट अगर धातु के ऑक्साइड बोलेगा तो वो क्षारीय होते हैं। धातु और अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा गैस बनता है? तो हमेशा नाइट्रोजन याद रखिएगा, सॉरी हाइड्रोजन गैस हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि अम्ल और धातु की अभिक्रिया से हम लोग हाइड्रोजन गैस बनता है ना। तो ये चलिए बढ़ते हैं, विदाउट एनी लेट आई एम मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अम्ल का विलयन होता है, तो अम्ल का विलयन हमेशा सुचालक होता है। इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी। धातु के कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया के कौन सा गैस देते हैं? तो CO2। धातु के जो कार्बोनेट होते हैं वो अम्ल से अभिक्रिया करने के बाद CO2 गैस देते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये सब, जितने भी याद रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन ये दिए जा रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसको रिपीट कीजिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा
और उसको रिपीट कीजिएगा। अम्ल अपना गुण किसकी उपस्थिति में प्रदर्शित करते हैं? देखिए, अम्ल में अपना कोई गुण नहीं प्रदर्शित करेगा जब तक उसमें जल ना हो। अगर जल रहेगा तब अपना गुण वो दर्शाएगा। पीएच वैल्यू पे, पीएच मान उसका 7 से कम रहेगा। कब? जब उसमें जल रहेगा तब। लिटमस पत्र जो बैंगनी रंजक का होता है, यह किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? देखिए, जो लिटमस विलयन होता है ना, वो हमारा जो है लाइकेन के पेड़, जिसको लीचिन बोलते हैं, ऐसे लाइकेन इसका नाम है। तो लाइकेन के पेड़ से प्राप्त किया जाता है, जो जिसका इनिशियल जो रंग होता है, कलर होता है, वो बैंगनी होता है। कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? हल्दी इस्तेमाल होता है जी। आपका ऑरेंज, मिथिल ऑरेंज इस्तेमाल होता है। फेनोल्फथलीन ये भी इस्तेमाल होता है, लेकिन मूली नहीं, मूली नहीं इस्तेमाल होता है। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा? मूली। एसिटिक अम्ल क्या है? तो प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, दोनों कोई नहीं। तो कौन है? हमारा एसिटिक अम्ल दुर्बल है। क्यों? क्योंकि ये खाद्य पदार्थ से प्राप्त हो रहा है, और हम जानते हैं कि जितने भी ऐसे अम्ल जो खाद्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं वो हमारा दुर्बल अम्ल होते हैं, प्रबल अम्ल नहीं। प्रबल अम्ल 3 ठो ही। कौन कौन जी? अभी पढ़े हम लोग। एक होता है सल्फ्यूरिक, है ना, सल्फ्यूरिक, जिसको H2SO4 बोलते हैं। एक होता है आपका नाइट्रिक, सॉरी HNO3 हो जाएगा, तो ये नाइट्रिक हो जाएगा। और एक होता है HCl। ये 3 ठो ही हमारा प्रबल अम्ल है, बाकी सब दुर्बल अम्ल है। आई होप कोई कन्फ्यूज़न ना होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, तो पोटास एलम है, तो कैसा अम्ल है? एक साधारण लवण है, एक मिश्रित लवण है, एक अम्लीय लवण, एक अम्लीय, सॉरी 2 बार क्वेश्चन दिया गया। तो बता दें कि ये आपका एक मिश्रित लवण है। सबसे प्रबल लवण कौन सा है? तो सबसे प्रबल लवण हमारा NaCl हो जाएगा। नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो उसका परिणत क्या? तो बताइए, नीले लिटमस को लाल कौन करता है? नीले को लाल हमारा अम्ल करता है। तो अम्ल का पीएच वैल्यू क्या है? तो 7 से कम। तो 7 से कम कौन है इसमें? तो 6 है। तो 6 हमारा आंसर हो जाएगा। अम्ल के अम्लीय एवं क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? हाइड्रोजन प्लस के कारण। जल जैसी अम्ल जैसे जल में डालेगा, है ना, इसका जो अम्लीय क्षारीय विलयन जो भी है ना, तो वो H+ के कारण। अम्ल बोलेगा H+, अगर क्षार बोलेगा तो OH। याद रखेंगे, ठीक है। कौन ठंडे जल से विक्रिया के धातु का हृदय बनाएंगे? तो आपका सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और ये ठंडे जल से विक्रिया कर लेते हैं। बुझा हुआ चूना कौन सा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH के होल ट्वाइस, ये आपका बुझा हुआ चूना है। लवण इतना का जलीय विलयन का pH मान कितना होगा? इसका जो pH वैल्यू होगा वो आपका जो है आपका ये चूँकि क्षारीय है धातु है ना, तो 7 से अधिक होगा, तो 7 से अधिक होना चाहिए। एसिटिक अम्ल का IUPAC क्या होगा? तो मेथेनोइक अम्ल, है ना, इसका जो है सॉरी एसिटिक अम्ल है ना, हाँ एथेनोइक अम्ल हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल हमारा फॉर्मिक अम्ल का होता है। कौन सा लाल लिटमस को नीला कर देता है? यानी क्षारीय कौन सा है? तो क्षारीय में आपका OH आ जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल को प्राकृतिक किसमें से प्राप्त किया जाता है? तो टमाटर से। टमाटर से हम लोग ऑक्जेलिक अम्ल को प्राप्त करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, रासायनिक सूत्र क्या होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का? तो देखते हैं। चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस में ऑप्शन क्या दिया है? तो ये होता है CaSO4.2, शायद याद होगा आप लोगों को। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। किसी भी उदासीन विलयन का pH मान 7 के बराबर होता है, ये भी याद होगा। कौन से लवण है? तो आपका K2SO4 लवण। ये अम्ल है, ये क्षार है, ये भी क्षार है क्योंकि OH दिखाई दे रहा है, और इसको तो आपने पहचान ही रहा बचपन से ही। तो आपका K2SO4 जो है ये आपका हो जाता है लवण। चलिए नेक्स्ट है आपका, किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रभावित करने में कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो Fe2O3, यानी कि ये प्राप्त होता है हमारे से। हमारे शरीर में कितने pH+ के बीच कार्य करता है? हमारा शरीर जो है कितने मिनिमम से कितने मैक्सिमम तक कार्य करेगा, ठीक रहेगा? तो 7.0 से 7.8 pH मान रहेगा, तो हमारा शरीर ठीक काम करता है। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है? तो NaHCO3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र NaHCO3 होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? चूना, पत्थर, खड़िया, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, चलिए आगे देखते हैं।
तो आपका जो इसमें से खड़िया जो है ना, ये आपका जो है विजातीय लवण हो जाएगा। तो हमारा खड़िया राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कौन सा मान क्षारक का मान देता है? तो जो क्षार का वही बोलते हैं जो 7 से अधिक होता है। तो अधिक कौन है? 7 के बराबर ना, ये अधिक तो नहीं है, ये सब कम है, ये अधिक है, तो ये ज़्यादा है। कौन क्षारक नहीं है? तो क्षारक कौन नहीं है? तो आपका जो NaCl दिखाई दे रहा है ना, छुप रहा है, देखिए ध्यान से इसको। OH इसमें, OH इसमें, और ये ऑक्साइड है, लेकिन क्षारक आपका ये हो जाएगा Na। नहीं, क्षारक नहीं है तो आपका NaCl हो जाएगा। कौन धातु के कार्बोनेट के साथ अम्लीय अभिक्रिया नहीं करता है? तो मानव का रक्त नहीं करता है, तो रक्त हो जाएगा। आगे बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और किसका मिश्रण है? तो ये हो जाएगा आपका टार्ट्रिक अम्ल का। टार्ट्रिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 से 8% जो एसिटिक अम्ल है उसको बोलते हैं, एसिटिक अम्ल को बोलते हैं सिरका। इसको सिरका के नाम से जाने जाएंगे। वैसे भस्म जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं उसको हम लोग जो है, जो पूरी तरह से आयनित नहीं होता है जल में, उसको जो है दुर्बल भस्म के नाम से जानते हैं। दुर्बल भस्म हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा? तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 65 नंबर। वो वैसे भी क्रिया जिसमें कोई अम्ल क्षार से भी क्रिया करता है, लवण जल का निर्माण करता है, उदासीनीकरण हो जाएगा आपका। इस तो पढ़ लिए 12 पहले ही। 66 पे आते हैं। जल की अनुपस्थिति में अम्ल होते हैं कुचालक, विद्युत कुचालक होते हैं। अगर अम्ल नहीं रहेगा तो जल में तो कुचालक होगा। CO2 का जलीय विलयन होता है कैसा? तो अम्लीय। क्यों? क्योंकि बताए थे, पीछे पढ़ाए हैं कि जो अधातु का ऑक्साइड होता है वो आपका अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, यानी कि जल में घुलने पर अम्ल देता है वो। किसी विलयन में आयनों की सांद्रता बढ़ाने पर उस विलयन के पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आयन के जो मान बढ़ेगा तो उसके pH पर, है ना, यहाँ pH छोटा होगा तो उसके pH जो है ना, यहाँ पे हम लोग जो है उसका जो हाइड्रोजन में अगर सांद्रता बढ़ाएंगे तो उसका pH मान जो है आपका घटेगा, है ना। pH वैल्यू क्या करेगा? घटेगा। विलयन में एसिटिक अम्ल का आयनन होता है, आंशिक रूप से होता है ना, इसलिए ये दुर्बल अम्ल होता है। शुष्क बुझा हुआ चूना तथा किसकी अभिक्रिया से ओके शुष्क बुझा हुआ चूना तथा कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ होना चाहिए। बाई मिस्टेक क्वेश्चन में छूट रहा है। तो कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया से हमारा जो है शुष्क बुझा हुआ चूना और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, COH के होल ट्वाइस, सॉरी, ठीक, नहीं, चलिए इसको थोड़ा सा इसको जलते हैं। आपको क्वेश्चन पूरी तरह से जब ये इस क्वेश्चन में मिस प्रिंट हुआ है, क्वेश्चन समझ नहीं ले रहा क्या बोल रहा है। ऐसे इसका आंसर बिरेनिक चूनी होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए आई थिंक क्या, सॉरी याद आ गया। तो यहाँ पे जो आपका होगा क्लोरीन होना चाहिए। तो शुष्क बुझा हुआ चूना और क्लोरीन की अभिक्रिया से आपका व्यंजक चूर्ण बनता है। क्लियर हो गया। टूटी फूटी हड्डियों को बैठाने और जोड़ने तथा मूर्ति बनाने में किसका उपयोग होता है? तो टूटी फूटी के हड्डी के जोड़ेंगे, प्लास्टर करेंगे। मान लो कि हाथ फ्रैक्चर हो गया तो उसको जोड़ने के लिए आपका प्लास्टर फिर इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसका अदर यूज़ है कि वो जो है आपका मूर्ति के निर्माण में भी होता है, यानी मूर्ति बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे हैं। आप लोग जो लेट नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोगों को चूँकि लंबा वीडियो पसंद नहीं है। चलिए 72 में, कुछ लवणों को वायु में खुला छोड़ देने पर ये वायु के जलवाष्प को अवशोषित करके पिघलने लगते हैं, ऐसे को क्या बोलते हैं? तो इसको प्रस्वेद लवण के नाम से जाना जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अनाद्र सोडियम कार्बोनेट क्या बोलते हैं? तो सोडा एस कहा जाता है, इस बात का याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विरंजक चूर्ण तनु अम्ल से अभिक्रिया करके क्या देता है? तो विरंजक चूर्ण जो है ना आपका तनु अम्ल से अभिक्रिया करके तनु अम्ल से अभिक्रिया करके ये जो आपका ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन, है ना, जिसमें ब्लीचिंग का गुण पाया जाता है। विरंजक चूर्ण का परिभाषा कौन है? फार्मूला ये हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अग्निशामक में किसका प्रयोग किया जाता है?
तो अग्निशामक में आपका जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि आपका जो है ये इसका उपयोग होगा, है ना, ये इसका उपयोग है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट का। जल का अस्थायी खारापन दूर करने में किसका प्रयोग होता है? तो सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 ये अस्थायी खारापन को दूर कर देता है। चलिएगा नेक्स्ट विधि आपका है अमोनिया का उत्पादन किस विधि से होता है? तो ये हैबर विधि से होता है। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? तो आपका क्षार कहलाते हैं, याद रखिएगा। निम्न में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? अम्लीय ऑक्साइड देखिए ये कैल्शियम धातु है, मैग्नीशियम धातु है, सोडियम धातु है, लेकिन ये सल्फर क्या है? अधातु है। तो ये अम्लीय कौन होता है? जो अधातु का ऑक्साइड होता है। अधातु के ऑक्साइड को बोलेंगे हम लोग अम्लीय। एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है? तो ये आपका हो जाता है सिफोरेस्टेन यानी कि ब्यूटेन। कार्बन डाइऑक्साइड जल से बिखरे क्या बनाता है? तो कार्बनिक एसिड बनाता है ना। एंटासिड क्या होते थे? एंटासिड मूलतः क्षारीय होते हैं। कौन निम्न में से बैटरी अम्ल कौन सा है? तो बैटरी अम्ल के नाम से हम लोग जो है सल्फ्यूरिक अम्ल को जानते हैं। तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या था? CuSO4.5H2O। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ तूतिया यानी कि कॉपर सल्फेट। कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? लाल को नीला करने के लिए आपको क्षार चाहिए और क्षार में आपका हाइड्रोक्सिल आयन रहता है, तो आपका हाइड्रोक्सिल राइट आंसर हो जाएगा। 87 पहुँचते हैं। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की पीएच का मान 7.0 है। यदि जल को 70 डिग्री तक गर्म किया जाए तो पीएच पे क्या रहेगा? पीएच हमारा समान रहेगा। कितना गर्म करो जल, थोड़ी है ना H+ या OH- जा रहा है कि बढ़िया घटेगा, तो समान रहेगा, जनरल रहेगा, उतना बाद भी वही कैटेगरी रहेगा। पीएच तथा पीएच वाला विलयन क्या कहलाता है? तो ये आपका प्रोटॉनिक विलयन कहलाता है। किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? Fe2O3 प्राप्त होता है, जो कि पहले भी इसको बता दिया है। कौन विजातीय यौगिक है? इसको भी आई थिंक हम लोग जो है पढ़ ही लिए हैं, डबल दोबारा हो जाता है क्वेश्चन। तो आपका जो है इसमें उसको बताते हैं खड़िया जो होता है। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या हो जाता है? दही हो जाता है। आपका नेट्रल के डंग में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपका मैथनोइक अम्ल यानी कि इसको हम लोग जो है फॉर्मिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। हमारे पेट में कौन सा अम्ल होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, आप लोग पहचान पा रहे होंगे। सल्फेट हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम क्या है? तो यह कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। धातु एवं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब आ जाते तीसरा चैप्टर हमारा, जैसे धातु अधातु एवं उपधातु का। धातु के जो ऑक्साइड होते हैं कैसा है? क्षारीय होते हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं। अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं अम्लीय होते हैं, ये भी पढ़ लिए हैं। अम्लगम में मिश्र धातु, जिसमें से एक धातु हमेशा आपका पारा होना चाहिए, हमेशा एक धातु जो पारा रहेगा, तो अब इसको हम लोग जो अमलगम के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो प्रैक्टिस कर लेने से क्या होगा कि ये हानि नहीं करेगा आपको, और 10 तो क्लियर हो रहा है आपका जो है। इसके साथ साथ अगर मान लीजिए कि कोई आप जैसे कंपटीशन क्षेत्र का एग्ज़ाम निकाल रहे हैं तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट काम करेगा। कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है? तो आपका गोल्ड जो है, ये गोल्ड है ना, और जहाँ तक कि प्लेटिनम हो जाएगा, तो ये सब जो है अभिक्रिया ऑक्सीजन से नहीं करते हैं। कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक? तो सबसे ज़्यादा चालक की बात करें तो आपका सिल्वर हो जाएगा। तो सिल्वर आपका जो है सबसे ज़्यादा चालक होता है। बॉक्साइट निम्न में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो बॉक्साइट जो हमारा हो जाता है आपका एल्युमिनियम का अयस्क है। निम्न में से कौन उपधातु है? तो उपधातु के लोहा क्या है आपका? उपधातु नहीं है। कॉपर भी उपधातु नहीं है, निकल भी उपधातु नहीं है। तो ये आपका जो है एंटीमनी है ना, Sb, ये आपका उपधातु हो जाता है। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, तो शुद्ध सोना हमारा 24 कैरेट का होता है, लेकिन उसमें कुछ अशुद्धियाँ मिलाकर कुछ 18 कैरेट का आप उसमें बनाया जाता है। पीतल क्या है सर? तो पीतल एक मिश्र धातु है, ये कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। यहाँ पीतल तो हो गया। निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? तो ये देखो, ये आपका आयनिक यौगिक नहीं है, ये भी आयनिक यौगिक नहीं है, ये आपका आयनिक हो जाता है। उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं, तो धातु के परमाणु ऋणात्मकता के कारण जो है धनायन बनाते हैं, ठीक है।
तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ये आज इतना ही रहेगा। अगले वीडियो में जो है हम लोग जो है फिर 105 से स्टार्ट करेंगे और अगला 200 तक हम लोग जो है इसमें करेंगे क्वेश्चन। तो ये एक पार्ट 1 आपका यही रहेगा। तो आई थिंक हमको तो अच्छा लगा, मज़ा आ गया, अच्छा लगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें हैं। लेकिन अब आप लोगों को कैसा लगा है ना, ये जो हम लोग आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और तब तक के लिए बाय बाय, और आप लोगों को मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू।